ज़रबुल मसल के मुताबिक सफ़र वसीला ज़फ़र है और इशफ़ाक़ अहमद का सफ़र दर सफ़र जिस्मानी सफ़र के साथ रूहानी और रुमानी तजर्बात भी सिखाता है। सैरोफिल अर्ज़ भी पेशा नज़र है। कभी जापान में ओसाका के पहाड़ों की वादियों के रंग नज़र को ठंडक पहुंचाते हैं, तो कभी हंगरी बूडा पोस्ट के दरिया पर आबाद तहजीब कई सबक सिखाती है। कभी फ्रांस के दरियाए सीन और पेरिस के अजायब घरों के नवादरात से तारीख और शहूर का इल्म सीखते हैं, तो कभी ब्रूसल्स और मानचेस्टर में जिंदगी के तल्ख और शीरीन तजर्बात से गुजरते हैं। कभी लाहौर में तारीख से हम कलाम होते हैं, तो कभी इस्लामाबाद में इक्तदार के ऊंचे ऐवानों की झूठी शान व शौकत का नज़ारा करते हैं। गर्ज हर सफ़र कुछ ना कुछ सिखाता है, सरगोशियां करता है, आपके दिल को गुदगुदाता है, कई बार आह निकलवाता है, तो कभी बेइख्तियार मुस्कुराहट बिखेर देता है। जहां दरियाओं, पहाड़ों और जंगलों की अपनी जबान होती है, वहां रेगिस्तानों, रोहियों और सहराओं के भी अपने कोमल, मधम सुर होते हैं, जो सिर्फ देखने, सुनने और महसूस करने से ही जाने जा सकते हैं। रोही का सफर हो तो ख्वाजा गुलाम फरीद कैसे याद ना आए कि वो तो रोही और महबूब को एक ही गर्दानते थे। कहते हैं, पैरन थल दा जानना, रोही दा राज ना जाने, जेड़ा रोही रहिंदा आवे, सो ही इश्क पछाणे। पांव थल को रोशन करते हैं, यानी रोही में जब तक पांव नहीं लगते आपको रोशनी नहीं मिलती, आप थल का राज नहीं जान सकते। गोया रोही का राज जानना है तो थल की रेत पर चलो, रोही का रहने वाला ही इश्क का भेद पा सकता है। अगर लफ्जी मानों से हटकर देखा जाए तो इसका मतलब यह भी है कि इश्क का राज जानने के लिए आपको उसी मैदान का शहसवार होना चाहिए। सियासत के मशवरे इंजीनियर से नहीं, सियासतदान से ही होने चाहिए, और सेहत के मसाइल डॉक्टर से तय करने चाहिए, ना कि किसी बागबान से। रोही तन्हाई, उदासी और हिजर से इबारत है। अक्सर शोरा सहरा और थल में दर्द की आहें और कराहें सुनते हैं, कौंज की आवाज में भी मिलने की प्यास महसूस की जाती है। मगर यह देखने का एक रुख है, पीलों पक्कियां नी दूसरा रुख है, जिसमें विसाल और मोहब्बत की सरशारी देखने को मिलती है। इन्हीं हिजरो विसाल और खुशी और गमी के मिले जुले जज्बात को इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा और तालिबात ने सराय की महफिल मौसीकी में पेश किया। बिलखसूस रोही की असल जबान और लहजा, सहरा के रवायती सुर्ख लिबास और अपने ही बनाए हुए आलाते मौसीकी के हामिल गुलकारों ने वो रंग बांधा कि थल की रेत के जरे भी रक्सा हो गए होंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के प्रोफेसर जाम सज्जाद ने मोहब्बत के वो जाम लुंढाए कि रेगिस्तान में नखलिस्तान का सरन पैदा हो गया। मंडी भाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाला आसिफ नवीद रांझा मुझे तो तख्ते हजारे का धीदो रांझा लगा, जिसने मधुर बांसुरी बजाकर ना सिर्फ हीर सियाल बल्कि दुनिया भर को आज तक मशहूर कर रखा है। आसिफ नवीद रांझा ने अपनी मीठी जबान का वो सुर लगाया है जो रोही में सर चढ़कर बोल रहा है। नौजवान प्रोफेसर शहजाद जज्बा जनून से इल्म व फजल को फतह करने के ख्वाहिशमंद हैं। डॉक्टर रुबीना खालिद ने यूनिवर्सिटी के माजी, मुस्तकबिल और हाल का पुरकशिश नक्शा खींचा। उनका बैनुल अक़वामी विजन मुतासिर कुन था। गो शेखुल जामिया डॉक्टर कामरान सरकारी फ़राइज़ के सिलसिले में इस्लामाबाद में थे, मगर उनकी मोहब्बत वहीं मौजूद थी। हर मुकर्रर और हर तकरीन में उनके नामे नामी का जिक्र इस बात की दलालत थी कि उन्होंने बहावलपुर की खिदमत में अपना नाम कुंदा करवा लिया है। सराय की खित्ते में अदब तालीम की प्यास मरकजी पंजाब से कहीं बढ़कर है, मगर साथ ही साथ उन्हें सराय की शनाख्त और अपनी महरूमियों का दुख भी है। अभी ये दुख जख्म नहीं बने, इसलिए खुसूसी इक़दामात करके उनके दुखों का मदावा हो सकता है। जब महरूमियां जख्म बन जाएं तो उनकी सर्जरी करनी पड़ती है, या फिर उन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए हद से ज्यादा कोशिशें करनी पड़ती हैं। पंजाबी और सराइकी फासले जितने कम होंगे उतनी ही रियासत मजबूत होगी। अगर आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम करके मकामी इदारों को मुकम्मल बाइख्तियार कर दिया जाए तो मकामी महरूमियों का फौरी खात्मा हो सकता है। दुनिया भर में मकामी मसाइल के हल के लिए मकामी हुकूमतें ही किरदार अदा करती हैं। तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी महरूमियां वसाइल और इख्तियार में कमी है। बलूचिस्तान का मसला, सिंध की नाराजगी, सराय की खित्ते में बेचैनी, खैबर पख्तूनख्वा की अंदरूनी मजहबी आविशिश या मरकजी पंजाब में मुस्तकबिल के बारे में बेयकीनी और मायूसी, सबके पीछे यही दो बड़े इशूज हैं। सूबे बनाने से ना तो वसाइल बढ़ेंगे और ना ही ऐसे इख्तियारात मिलेंगे जो इन खित्तों की तकदीर बदल दे। जनरल मुशर्रफ के दौर में ज़िलाई हुकूमतों ने इस खला को पुर करने की कामयाब कोशिश की थी, मगर ज़िलाई हुकूमतों में बासलाहियत अफराद ही मौजूद नहीं थे। किसी ज़िलाई हुकूमत के पास पूरे ज़िले की मनसूबाबंदी करने वाले टेक्निकल अफसर नहीं थे, वो आर्किटेक्ट नहीं थे जो ज़िलों की पुरानी और नई इमारतों के बारे में पॉलिसियां बना सकें, तो और कोई ऐसा जदीद पढ़ा लिखा फाइनेंशियल एडवाइज़र भी ना था जो ज़िलाई हुकूमतों को मशवरा दे सके कि आमदन कैसे बढ़ानी है और ख़र्च कैसे कम करने हैं।
پھر فائنینشیل ڈسپلن یعنی مالیاتی نظم و نسق کے لیے کوئی مضبوط ڈھانچہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہر جگہ سے مالیاتی کرپشن کی شکایت موصول ہوتی رہیں۔ اگر اختیارات کی ترسیل کرنی ہے تو جدید دنیا کے بزنس ماڈل کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ جب تک یہ جدید اصلاحات نہیں کی جائیں گی، اختیارات کی ترسیل بھی بے معنی ہی رہے گی۔ بہاولپور کے دورے کی اصل وجہ تو تنصیر الحسن ترمزی کی بیٹی ڈاکٹر اسما کی شادی تھی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کسی جگہ پر، وہ بھی نوابوں کے بہاولپور جائے اور نوابوں کے آثار سے لطف اندوز نہ ہو؟ کاش پاکستان کے لوگ اپنے ہی ملک کی سیاحت کی عادت ڈال لیں۔ بہاولپور کا گلزار محل بکنگھم پیلس یا وائٹ ہاؤس سے کم خوبصورت اور پرسکون نہیں ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید کالم اور ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں ضرور دیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہماری کامیابی ہے۔